मेरा नाम अर्चना जैन है। हिंदी साहित्य के क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9413324501 94 133 24 501। अगर यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स के मेंबर्स भी बन सकते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का सिलेबस, हिंदी साहित्य विषय से। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको आदिकाल की रचनाएं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। यानी कि जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को काल को 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें से जो आदिकाल जो था वो सबसे सर्वप्रथम काल था, ये प्रथम काल था। तो इसके अंदर जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन सी हुई थी, जिसको हम आज भी हमारे आदिकाल में पढ़ते हैं। ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में और आरपीएससी के सिलेबस में पूछा जाता है कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहली है प्राकृत प्रकाश की रचना। प्राकृत प्रकाश रचना लिखी थी वररुचि ने लिखी थी। तो इसका लेखक था वररुचि। तो अब इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ कि प्रकाश वर के समान है, प्रकाश वर के समान है। अगर दिया हमसे पूछ ले कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है तो आदिकाल की और वररुचि। अगर दिया हमको ऐसे यूँ ऊपर नीचे 2-3 रचना इधर दे दे, 2-4 रचना इधर दे दे, फिर कहते हैं मिलान करो। तो प्राकृत प्रकाश रचना जाए तो वैसे ही आपको यहाँ वररुचि लिखा हो तो आपको ऐसे वररुचि में मिलाना है। ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राकृत प्रकाश वररुचि, प्रकाश वर के समान है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। दूसरा है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय लिखी थी जयानक ने। तो अभी अगर थी इसको याद करने हो तो यहाँ पे से याद कर लो, ये जय, इधर भी जय आ रहा है, या तो ऐसे याद कर लो कि विजय जय जय आएगा तो ये अगर थी यहाँ पे पृथ्वीराज विजय और यहाँ जयानक लिखा हो तो इसको जय जय से मिलाना है। या फिर ऐसे याद कर लो जय और विजय, इधर जय और इस तरफ वो पृथ्वीराज विजय आ रहा है तो जय विजय ऐसे याद कर सकते हैं। अगली रचना आदिकाल की 3rd नंबर की कुवलय माला, ये लिखी थी उद्योतन सूरी ने। यह आदिकालीन गद्य ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो आदिकाल में रचनाएं होती थी वो पद्य में होती थी। पद्य यानी पंक्ति, जैसे कबीर के दोहे होते थे, एक फिक्स लाइन का दोहा जिसमें ये दोहा। और पद्य रचनाएं कैसी होती मैं बता देती हूँ। हाँ, पद्य यानी पंक्तिपूर्ण रचना है या पंक्ति परक रचना है, जिसमें वैसे पंक्ति होती है, दोहा होता है कुछ, फिर उसका कुछ विशेष अर्थ होता है और ये गद्य रचना मानी जाती है। अब मैं गद्य का अर्थ बता रही हूँ। गद्य यानी कि ऐसे यूँ गद्यांश रूप में लिखा जाता है, जैसे कि कोई अखबार में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ो, ऐसे सीधी और सरल शब्दों में से यूँ बात लिखी हुई होती थी, जैसे कि ये गद्य। हिंदी में ये जैसे कि मतलब भावार्थ समझ लो, जैसे कि ये पंक्ति पद्य में पंक्ति है तो फिर अपन इसके वो भावार्थ लिखते हैं ना, या फिर व्याख्या करते हैं ना, सप्रसंग व्याख्या। तो ये व्याख्या जो होती है वो गद्य में मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं गद्य परक रचनाएं। कुवलय माला लिखी थी उद्योतन सूरी ने। अब इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। कुवलय माला वैसे ही आ जाए किसकी रचना तो आदिकाल पकड़ लोगे, फिर आपको उद्योतन सूरी लिखना है। तो आप ऐसे याद कर लो, सूर यानी देवी देवता होते हैं, असुर यानी राक्षस वगैरह होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लो कि माला सुर फेरते हैं, यानी कि देवता लोग जो होते हैं, माला सुर फेरते हैं। अगला है चक्र कंभोग एस षटकर्मोपदेश, ये लिखी थी अमर कीर्ति ने। यानी कि षटकर्मोपदेश यानी कि 6 कर्म का उपदेश, मतलब इसमें इसके बारे में थी। ये चक्र नहीं, ये 6 है, 6 छाता वाला है। चक्र कंभोग एस, ये लिखी थी षटकर्मोपदेश ने। षटकर्मोपदेश है अमर कीर्ति, मतलब इसका दूसरा नाम है चक्र कंभोग का।
मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 लोग अमर हैं। 6 6 ये शट आ रहा है तो इसको कर लो कि 6 लोग अमर हैं। 6 लोग अमर हैं। ये इसको याद करने का ट्रिक है। अगला है भावना। भावना संधि प्रकरण। ये लिखी थी जयदेव मुनि। ये जयदेश नहीं है। जयदेव मुनि। इसको याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ कुछ। भावों से ही मुनि बनते हैं। भावों से ही मुनि भावों से ही मुनि बनते हैं। ये भावना संधि प्रकरण, जयदेव मुनि, ये इसको याद करने की ट्रिक है। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना पूछा जाए तो श्राव का 4। ये श्राव का दार गलत टाइप है। श्राव का 4 है। चे यहाँ पे चम्मच वाला। श्राव का 4। इसमें है ना श्रावक के वो 250 दोहे के आसपास, मतलब इसमें श्रावक धर्म का पालन कैसे करते हैं, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, ये जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। श्राव का 4 श्रावक श्राविकाओं के नियम जिनका हर उनको पालन करना चाहिए, इसमें ये धर्म से संबंधित है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो। और हिंदी साहित्य की पूछी जाए कि प्रथम रचना, साहित्य की पूछी जाए, प्रथम रचना पूछी जाए तो श्राव का 4 आएगा। और साहित्य की प्रथम रचना पूछी जाएगी तो पृथ्वीराज रासो। और अवट की प्रथम रचना पूछी जाए तो कीर्ति लता। ये विद्यापति ने लिखी थी। विद्यापति, ये याद कर लो। अवट, विद्यापति। फिर हिंदी साहित्य पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो आ जाएगी रचना। और हिंदी की प्रथम रचना तो श्राव का 4। इस जैन साहित्य के अंदर श्रावक जो है पुरुष को मानते हैं और श्राविका महिला को। आदिकालीन साहित्य और प्रथम कवि। हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि और प्रथम कवि, यानी कि आदि कवि यानी कि जो हिंदी साहित्य के जब जहाँ से आरंभ माना जाता है तो वहाँ से इसका पहला कवि कौन था, और मतलब किस लेखक ने किस कवि को आदिकाल का प्रथम कवि माना है, क्योंकि प्रथम कवि में बहुत मतभेद हुए थे। तो राहुल सांकृत्यायन जो है उन्होंने सरहप्पा को प्रथम कवि माना था, और यही आगे चलकर सर्वमान्य मत हो गया था, यानी कि सबने इसको सहमति दी थी। सर्वमान्य, सबने इसको मान्यता दी कि यही है ना सही है, क्योंकि ये 769 ईस्वी है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना। तो अब इसको अपन ऐसे याद कर ले कि राहुल को सब लोग जानते हैं। ये एक राहुल गांधी है, इसको अभी आप भी जानते हैं कि मोदी के विपक्ष में रहता है। राहुल को सब लोग जानते हैं, ये इसको याद करने की ट्रिक है। ये जो है आदिकाल साहित्य के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको याद करना और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इसको यहाँ पे आसान ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ से आप अच्छा याद कर सकते हो। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा को। अब अगर से पूछा जाएगा शिव सिंह सेंगर के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, तो ये बहुत मतलब याद करना भी मुश्किल है। तो मैं इसको याद करने के यहाँ पे सबको सबसे आसान ट्रिक मैं बता रही हूँ। इसके लिए अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर भी बताया था 9413324501। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरा हिंदी साहित्य का सिलेबस RPSC और UGC नेट का इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। अगला है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड कवि, ये पुष्य पुंड कवि माना है। तो
इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ। आदिकाल का प्रथम कवि। शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी का जब भी शिवरात्रि हो हम व्रत करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हैं। शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हैं, बिलपत्र, बोर वगैरह ये भी सब चढ़ाते हैं, तो पुष्प भी चढ़ाते हैं। ये ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी। इसको अपन याद कर लेते कि गणपति जो गणेश भगवान याद कर लो, शालीनता से रहते हैं, वह सूरवीर है। या ऐसे याद कर सकते हैं कि गणपति सूर है, यानी गणपति सूर यानी देवता समझ लो, असुर यानी राक्षस, तो गणपति सूर है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। या फिर गणपति शालीनता से रहते हैं, वह सूरवीर है, इससे याद हो जाएगा। गणपति से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वीर से, सूर से, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को माना था और इनका जन्म सन था 1884 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको माना था। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू है। ये यहाँ था है, पूरा नाम पर आया नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। अब इसको भी मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि माना था। स्वयंभू एक जैन लेखक माना था और इसका ये 693 ईस्वी देखने को मिलता है हमें। 693 से 783, कहीं कहीं 693 मिलेगा और कहीं कहीं 783 मिलेगा ईस्वी। ये गलत टाइप हो गया। इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है राम जी। ये स्वयं भू लिखा तो इसे याद कर लो, स्वयं भू से भगवान कर लो, राम जी स्वयं भगवान है। ये इसको याद करने की ट्रिक है। अगर कहीं भी आ जाए रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू कर देना, क्योंकि आपको मैंने याद करने की ट्रिक बताई कि राम जी स्वयं भगवान है, तो यहाँ पे लास्ट में स्वयं भी आ जाएगा और स्वयंभू आएगा स्वयंभू में, तो फिर यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि स्वयं भगवान है, तो आप ये ट्रिक कर लोगे फटाफट से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना था और ये 13वीं सदी का था अब्दुल रहमान जो था। अब इसको भी अपन याद करने की ट्रिक बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब इसको याद करने की एक और ट्रिक बताती हूँ। हजारी से हजारों याद कर लो। हजारों लोग अब्दुल को पसंद नहीं करते, करते हैं, यहाँ पे वो होगा नहीं मेरे से। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो इसे हजारी से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल से अब्दुल रहमान। अगला है बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति। बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि माना था। तो यहाँ इसको याद करने की ट्रिक बताती थी। बच्चे जो होते हैं, बच्चे विद्या के लिए स्कूल जाते, विद्या पाने के लिए। बच्चे विद्या पाने के लिए स्कूल जाते हैं, तो इसको हम याद कर सकते हैं कि बच्चन सिंह जो है उनके अनुसार विद्यापति है, प्रथम हिंदी का कवि।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार है राजा मुंज। इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। गुलेरी मौज में रहता है। गुलेरी मौज में रहता है। अब इसको याद करना। गुलेरी से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मौज से राजा मुंज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज। तो रामचंद्र का तो वो राम कुमार वर्मा का तो मैंने पहले बताया था स्वयंभू। अगर यदि रामचंद्र आ जाए तो रामचंद्र मज़े से रहते हैं वह भोज खाते हैं। रामचंद्र मज़े से रहते हैं वह भोज खाते हैं। ये जो मैंने पहले बता दिया। सर्वमान्य रूप में राहुल संकृत्यायन जी के द्वारा स्वीकृत सिद्ध सरहपा कवि को ही सरहपा या सरहपाद नहीं सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार, ये मैंने बताया भी था। श्रावकाचार जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 1933 में रचित ग्रंथ को ही हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। यानी कि वो मानी तो वो श्रावकाचार को गई है जो वो उस जैन कवि ने लिखी थी। श्रावकाचार आदिकालीन साहित्य का शिल्प। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा था? तो हरिवंश पुराण। यानी कि जैन साहित्य में जो जो हिंदू धर्म से आया है तो फिर हिंदू धर्म से थोड़ा पृथक किया गया है कि जैन रामायण अलग लिखी गई थी। हरिवंश पुराण यानी कि कृष्ण कथा जो थी उनका थोड़ा अलग से रूप परिवर्तन करा, अलग से कहानी थोड़ी सी मन से लिखी। फिर उन्होंने हरिवंश पुराण को ये अपने जैन साहित्य में स्थान दिया। फिर पहला अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू है। और अपभ्रंश वापस अपभ्रंश ही आएगा। अपभ्रंश का प्रथम कड़वक छंद अपभ्रंश का प्रथम कड़वक छंद है पौंचर्यू। और अपभ्रंश का ही प्रथम व्याकरण अपभ्रंश है। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण हेमयंत्र को माना गया। और अपभ्रंश का दोहा प्रथम जो है दोहा और चौपाई लिखने का श्रेय ये सरहपा को जाता है। अब मैं इनको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण का, तो यो इसको याद करने की ट्रिक है। जैन लोग हरि के लिखे हुए पुराण पढ़ते हैं। हरि के लिखे हुए पुराण पढ़ते हैं। इसको याद करना। यहाँ से आप याद कर लो कि जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? तो हरिवंश पुराण। अगला अपभ्रंश का प्रथम महाकवि जो महान है वो स्वयंभू है। यानी कि स्वयं भगवान। मैंने पिछली बार वो बताया था ना, वो ट्रिक बताई थी। राम जी स्वयं भगवान है। तो आप इसे याद कर लोगे राम जी स्वयं महान है। राम जी स्वयं महान है। ये अपभ्रंश के प्रथम कवि। और अपभ्रंश का प्रथम कड़वक छंद किसे माना गया है? तो पौंचरी। ये कट हो गया पौंचरी, दिख तो रहा होगा आपको। इसे याद कर लो कि कड़ा पौंचर्यू पहनता है, जो हाथ में कड़ा पहनते हैं बैंगल्स।
अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण किसे माना गया है? तो ये है हेमचंद्र। हेमयंत्र नहीं है, हेमचंद्र। हेमचंद्र। तो यूँ पढ़ लो कि व्याकरण, इसको याद करने की ट्रिक है, व्याकरण हेमा पढ़ती है, यही याद कर लो, हेमा व्याकरण पढ़ती है। और अपभ्रंश का प्रथम दोपाई और चौपाई और दोहा की रचना सरहपा ने लिखी थी। तो इसको याद करने की ट्रिक है, दोहे और चौपाई सरहपा गाता है। दोहा और चौपाई सरहपा गाता है। ये यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ याद करने के ट्रिक बता दिए। अवट की प्रथम रचना कीर्तिलता। तो इससे अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि अवट में कीर्ति रहती है, इसको याद करने की ट्रिक है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो ये पृथ्वीराज रासो, साहित्य से इसे याद करना। और हिंदी की प्रथम रचना, तो यानी कि श्रावक आदमियों को कहते हैं और श्राविका महिलाओं को कहते हैं, श्राविका। और ये श्रावकाचार है। तो याद करना कि हिंदी में सबसे पहले श्रावक हुए थे, तो श्रावकाचार, इसको याद करने की ट्रिक है। अगला टॉपिक है आदि साहित्य का शिल्प, आदिकालीन साहित्य का शिल्प। शिल्प यानी कि लिखने की शैली, स्टाइल या रचना जो थी वो कैसी थी। तो आदिकाल का शिल्प साहित्य मतलब ये भी बहुत काफ़ी उन्नत था, ऐसा अच्छा ही माना जाता है इसको। तो इसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी हुआ था और छंदों का भी प्रयोग हुआ था। और इसमें आदिकालीन जो साहित्य लिखे गए थे उनमें अधिकतर थे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया। और ऐसे नहीं कि ये अलंकार जो इसमें अनायास ज़बरदस्ती ठूस के लिए, मतलब ये अनायास मतलब यानी कि नॉर्मली रूप से इसे लिखते गए कवि और सहज और स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ, यानी कि मतलब नॉर्मली ये आ गए थे, ऐसा नहीं कि इनको ज़बरदस्ती किया गया। जैसे रीतिकाल में वो केशव ने किया था, केशवदास ने किया था, आचार्य केशवदास। और इसमें छंद भी बहुत सारे आए थे, छंद आए थे दोहा, तोमर, गाथा, गाहा, आर्य, कुंडलिनिया, कुंडलिया छंद। आदि छंदों का भी हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रयोग हुआ था। यहाँ पर आज की क्लास में मैंने आपको आदिकाल की रचनाएं, आदिकाल की रचना, प्रथम कवि, किस कवि ने किस विद्वान को माना था, मतलब किस विद्वान ने किस कवि को माना था, और उसकी रचनाएं और उनको याद करने की ट्रिक बताई थी, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं 2 मिनट में। वरना इसको याद करने के लिए कम से कम आपको 1 या 2 दिन लग जाए, किसी किसी को 4-5 दिन भी लग जाए याद करने के लिए। पर मैंने जो ट्रिक बताई है उसको वीडियो को आप अगर 2 बार भी या 3 बार भी देख लेंगे तो आपको वो रचनाएं कंठस्थ याद हो जाएगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि किसमें कौन सी रचनाएं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 9413324501। 9413324501। इसी के साथ ही मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ और मैं अर्चना जैन आप सभी से विदा लेती हूँ।
और बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि हमारी आने वाली यूट्यूब की नई वीडियो जब भी हम लाइव आए तब आप वहाँ से जुड़ सकें। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।